Is that okay, Prashant? Prashant? So we are going live from all our platforms now, and we'll start in another. We can start in another 15-20 seconds. Please let me know and then I will start. So we are live from our end, and you can start. नमस्कार साथियों, आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इस विशेष पत्रकार वार्ता में जो हरियाणा के संदर्भ में है, आप सबका स्वागत है। एक बार फिर आपके दर्शकों और पाठकों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं इस पत्रकार वार्ता की शुरुआत करता हूं। हम एक अत्यंत गंभीर विषय लेकर आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। खट्टर सरकार हरियाणा के इतिहास में सबसे युवा विरोधी सरकार साबित हुई है। रोजगार के नाम पर लाखों युवा भविष्य से खिलवाड़ करना भाजपा जजप्पा सरकार का सबसे बड़ा शौक साबित हो रहा है। खट्टर सरकार ने हरियाणा के युवाओं का भविष्य अंधकार में बना दिया है। 5.5 साल से अधिक तक नौकरियों के परिणामों को लटकाने, परिणाम आने के बावजूद युवाओं को नौकरियों की ज्वाइनिंग ना देने और पेपर लीक के सभी मामलों को रफा दफा करने की सरकार ने महारत हासिल कर ली है। कोरोना की इस महामारी के समय युवाओं पर हरियाणा में विशेष तौर से चौतरफा मार पड़ रही है। खट्टर सरकार ने नई नौकरी निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पिछले 5.5-6 साल से जो परिणाम लंबित पड़े हैं, उन सारे पदों को ही सिरे से खारिज किया जा रहा है। कच्चे कर्मचारियों को सरकारी महकमों से निकालने की खट्टर सरकार मुहिम चला रही है और निजी क्षेत्र में व्यापार, दुकानदारी और व्यवसाय ठप होने के कारण हजारों नौकरियां जा रही हैं। ऐसे में हरियाणा का युवा और युवती करे तो क्या करे? सरकार के इसी युवा विरोधी रवैये का कच्चा चीठा उजागर करने के लिए हम आपके बीच में स्थापित हैं, आज उपस्थित हैं। मैं इसको 3 या 4 पहलू के अंदर आपके पास पेश करूंगा। सबसे पहला, 10 लाख युवाओं का भविष्य आज हरियाणा में अधर में है, क्योंकि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, खट्टर सरकार ने पिछले 5.5 साल से 9 अलग अलग श्रेणियों की 1538 पोस्ट का परिणाम लटका रखा है। अब 6 साल के बाद, 5.5 और 6 साल के बाद नतीजे निकालने की बजाय उन पोस्टों को ही खत्म किया जा रहा है। साल 2015 में खट्टर साहब ने नौकरियां निकालकर युवाओं को रोजगार देने के नाम पर खूब अपनी पीठ थपथपाई और मशहूरी करवाई। भाजपा जजप्पा सरकार की निर्दयता का आलम देखिए। 5.5 साल बीत जाने के बावजूद भी 2015 में निकाली गई नौकरियों का 5.5 साल से परिणाम नहीं निकाला गया है। और ऐसी हजारों नौकरियां हैं, पर मैं 9 अलग अलग श्रेणी और 1538 पोस्ट का विवरण आपके बीच में लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहली, और मैं ये डिटेल्स आपको भेज रहा हूं, टीजीटी इंग्लिश 1035 पद, सितंबर 2015 में इश्तहार निकला, आज तक ना रिजल्ट निकाला ना ज्वाइनिंग हुई। दूसरी पोस्ट 35 पोस्ट एक्साइज इंस्पेक्टर, नवंबर 2015 में इश्तहार निकाला, 9 दिसंबर 2017 को पेपर भी हो गए, पर 2.5 साल बीत जाने के बाद कोई नतीजा नहीं। टैक्सेशन इंस्पेक्टर 171 पद, नवंबर 2015 में इश्तहार निकाला,
30 जुलाई 2017 को पेपर हुए, पर लगभग 3 साल बीत जाने के बाद आज तक कोई परिणाम नहीं। सोशल और पंचायत सुपरवाइजर 61 पद, जुलाई 2015 में इश्तहार निकाला, 16 जुलाई 2017 को पेपर हुआ, 3 साल बीत गए, कोई परिणाम नहीं। फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर 48 पद, जुलाई 2015 में इश्तहार निकाला और 23 जुलाई 2017 को पेपर हुआ, आज तक कोई परिणाम नहीं। स्टेशन सुपरवाइजर 38 पद, जुलाई 2015 का इश्तहार, 18 दिसंबर 2016 को पेपर हुआ, 3.5 साल बीत जाने के बाद भी कोई परिणाम नहीं। 112 पद फॉरेस्टर, दिसंबर 2015 में इश्तहार निकाला, 29 अक्टूबर 2017 को पेपर हुआ, 2.25 साल के बाद भी कोई आज तक नतीजा नहीं। जिला सैनिक बोर्ड में क्लर्क और जूनियर कोच के 38 पद, 2015 में इश्तहार निकाला, पेपर 1 दिसंबर 2015 को हुआ, 5 साल बीत जाने के बाद कोई नतीजा नहीं। ये इस सरकार की जुल्म और जाति की अपने आप में एक कहानी है। उपरोक्त पदों का परिणाम निकालने के बाद, इंटरव्यू होने के बावजूद, पेपर होने के बावजूद आज तक परिणाम नहीं निकाला। और अब सरकार क्या कर रही है, ये और ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाला है। ये 2 कागज मैं भेज रहा हूं। ये ओपिनियन है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की चिट्ठी में रिलीज कर रहा हूं, और वो अब सरकार को लिख रहे हैं इन सारे के सारे पदों के लिए। ये टीजीटी इंग्लिश का है और ये बाकी सारी पदों के लिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की चिट्ठी में लेकर आया। इन चिट्ठियों में ये साफ लिखा है कि ये सारे पद अब 5.5 साल के बाद खत्म कर दोबारा से प्रक्रिया शुरू की जाए। कारण कहते हैं कि ये है कि अब हमने 2018-19 में क्राइटेरिया बदल गया। यह 2015 का पद है, 19 का क्राइटेरिया लागू कैसे होगा? और खट्टर साहब, अगर इन पोस्टों के लिए क्राइटेरिया बदल गया तो मंडी सुपरवाइजर इत्यादि कई और पद हैं जहां क्राइटेरिया बदलने के बाद भी आपने नतीजा निकाल दिया। ये हरियाणा के युवाओं के साथ विश्वासघात नहीं तो क्या? एक दूसरा पहलू आपके समक्ष में रखना चाहूंगा। सरकारी पदों पर नियुक्तियों का नतीजा आने के बावजूद भी खट्टर साहब 2.5 साल से नियुक्ति पत्र नहीं दे रहे। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? पीजीटी संस्कृत अध्यापक हरियाणा के इसका जीता जागता उदाहरण है। 535 पीजीटी अध्यापकों की नियुक्ति हुई, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से नतीजा आया और यह परिणाम आया 23 फरवरी 2017 को। आज हम कहां हैं? आज हम मई 2020 में हैं। 3.25 साल के करीब, 3.25 साल निकल गए। ये बच्चे 23 मई 2017 से अप्रैल 2015 में इश्तहार निकाला था, 2 साल बाद नियुक्ति की 23 अप्रैल 2017 को, और 3.25 साल से ये 523 टीजीटी संस्कृत अध्यापक धक्के खा रहे हैं। गुणी हैं, शिक्षित हैं, सेलेक्ट हुए हैं, परंतु नियुक्ति पत्र खट्टर साहब नहीं दे रहे। क्या खट्टर साहब को 10 लाख हरियाणा के युवतियों के भविष्य से इस प्रकार खिलवाड़ का अधिकार है? उन्हीं ने भर्ती की, उन्हीं के भर्ती किए गए 523 टीजीटी संस्कृत अध्यापकों को नियुक्ति पत्र क्यों नहीं? इसका कोई जवाब मुख्यमंत्री दे सकते हैं? कोई जवाब नहीं। 9000 जेबीटी अध्यापकों को 4.25 साल तक भर्ती होने के बावजूद खट्टर साहब ने इसी प्रकार से नौकरियां नहीं दी। बेटियों ने अपनी चुन्नी सड़क के ऊपर रखी, खट्टर साहब के सामने रखी। अपनी चुन्नी उतार कर रखने से बड़ा और क्या हो सकता है? पर खट्टर साहब ने उन जेबीटी अध्यापकों पर भी लाठियां मारी और आखिर में अदालत के तहत वो पिछले साल ही
उनको नियुक्ति पत्र दिया गया। ये आलम है। तीसरी बात, कोरोना की महामारी के चलते मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर हर रोज आपके टेलीविजन और अखबार में उपदेश देते हैं, सब लोगों को कहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों की नौकरियां के निजी क्षेत्र में कर्मचारियों की नौकरियां बर्खास्त ना हो। दुकानदारों को कहते हैं, उद्यमियों को कहते हैं, छोटे छोटे उद्योगपतियों को कहते हैं। पर खट्टर साहब, आपने खुद ने पिछले 60 दिन में 1500 गरीब कच्चे कर्मचारियों के पेट पर लात मारा है। यानी 1500 कच्चे कर्मचारियों की नौकरी खट्टर सरकार ने बर्खास्त की है। क्या उसका कारण बता सकते हैं? और मैं ये मुंहजबानी नहीं कह रहा, एक एक विभाग की नौकरी निकाल कर लाया हूं। हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन ने 13 मई 2020 को 340 आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी बर्खास्त कर दी। क्यों? कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड ने 14 मई 2020 को 62 गरीब वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों की नौकरी बर्खास्त कर दी। रोहतक नगर निगम ने ग्रुप डी के 74 कच्चे कर्मचारियों की नौकरी बर्खास्त कर दी 1 अप्रैल 2020 से। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद ने 21 अप्रैल 2020 से रेट्रोस्पेक्टिवली 1 अप्रैल 2020 से लागू कर 400 वोकेशनल ट्रेनर्स की नौकरी बर्खास्त कर दी। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम ने 60 डीसी रेट के कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। सोनीपत नगर निगम ने 26 अप्रैल 2020 को 180 कच्चे सफाई कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, जिसे हुड्डा और अब नाम बदल दिया है, उनके पंचकुला मुख्यालय और फरीदाबाद प्रशासक कार्यालय ने 37 डेटा एंट्री ऑपरेटर और दूसरे ठेके के कर्मचारियों की नौकरी बर्खास्त कर दी। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी ने 30 अप्रैल 2020 को 83 सहायक प्रोफेसर्स यानी रिसोर्स पर्सन्स नौकरी से निकाल दिया। हेल्थ विभाग और अन्य विभागों ने भी सैकड़ों कर्मचारी निकाल दिए। पिछले 60 से 70 दिन में 1500 से अधिक ये आंकड़ा बनता है। 1500 से अधिक कर्मचारियों को खट्टर साहब आपने पेट पर लात मार नौकरी से निकाल दिया और उपदेश दे रहे हैं दुकानदारों और छोटे छोटे व्यवसायियों को कि आप नौकरी से ना निकालिए। और चौथी बात, खर्ची और पर्ची का नकल और पेपर लीक माफिया हरियाणा में खुलेआम चल रहा है, पर आज तक ना उन पर लगाम लगाई ना किसी को सजा मिली। हरियाणा में 5.5 साल में दर्जनों पेपर लीक हुए। प्रदेश पेपर लीक और नकल के माफिया का अड्डा बन गया। मैं याद करवाऊं, एचटेट परीक्षा लीक, क्लर्क परीक्षा लीक, एक्साइज इंस्पेक्टर परीक्षा लीक, एचसीएस जुडिशियल परीक्षा लीक, कंडक्टर परीक्षा लीक, पटवारी परीक्षा पेपर लीक, नायब तहसीलदार परीक्षा पेपर लीक और आईटीआई इंस्पेक्टर परीक्षा पेपर लीक। आप सबको याद है, चंडीगढ़ में उस पेपर लीक माफिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। उसकी एक प्रतिलिपि आपको भेज रहा हूं 5 दिसंबर 2019 को। पर पूरा मामला रफा दफा, आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उल्टा पेपर लीक होने के बावजूद भी वो भर्ती प्रक्रिया आपने खारिज नहीं की। इसी प्रकार से फरवरी और मार्च 2020 में हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के 9वीं और 10वीं कक्षा के और 12वीं कक्षा के, माफ कीजिए 10वीं और 12वीं, 9वीं 10वीं और 12वीं कक्षा के 9 पेपर लीक हुए एक बाद एक। हर रोज पेपर होता, हर रोज लीक हो जाता। आखिर में कोरोना के चलते परीक्षाएं ही बंद हो गई, पर हर रोज पेपर लीक होता। ना मुख्यमंत्री सामने आए, ना किसी को कुछ बताया। हरियाणा के युवाओं की ओर से हमारी 6 सीधी मांग है। पहला, HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन
और सभी विभागों द्वारा जो नौकरियां एडवर्टाइज की गई हैं या जिनकी परीक्षा या इंटरव्यू हो चुके हैं, अगले 30 दिन के अंदर उनका परिणाम घोषित कर उनको 30 दिन के अंदर नौकरियां दी जाएं। दूसरा, टीजीटी संस्कृत जैसे ऐसे सारे हरियाणा के बेटे और बेटी जिनका परिणाम आ चुका है पर खट्टर साहब सालों से उसे नौकरी पत्र नहीं दे रहे, अगले 15 दिन में उन सबको नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। तीसरा, 1500 से अधिक हटाए गए कच्चे कर्मचारियों को बहाल किया जाए और मुख्यमंत्री लिखकर सभी विभागों, बोर्ड, कॉरपोरेशंस को आदेश दें कि किसी कच्चे कर्मचारी की नौकरी कोरोना महामारी के चलते नहीं निकाली जाएगी। चौथा, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी एक व्हाइट पेपर जारी करें और यह बताएं कि 5.5 साल में उन्होंने कितनी नौकरियां दी, और यही नहीं, ये बताएं हरियाणा की जनता को कि विभाग वाइज कितने लाख पद खाली पड़े हैं, और ये समय सीमा बताएं कि अगले 6 महीने में क्या वो ये सारे लाखों पद भरकर हरियाणा के युवाओं को रोजगार देंगे। और आखिरी, सभी पेपर लीक मामलों की अगले 90 दिन में जांच संपूर्ण हो, ये सामने आए कि खर्ची और पर्ची का धंधा करने वाला नकल माफिया और पेपर माफिया, उसके तार भाजपा जजप्पा सरकार में बैठे किन लोगों के साथ जुड़े हैं। खट्टर साहब, अगर आपने ये नहीं किया तो ये साफ हो जाएगा कि हरियाणा के युवाओं का भविष्य अंधकारमय बनाने का षड्यंत्र जो हो रहा है उसमें सरकार के सबसे उच्चतम नेतृत्व तक पर बैठे लोग शामिल हैं। धन्यवाद। कोई प्रश्न पूछना चाहें तो स्वागत है। रणदीप जी, मैं राम सिंह बराड़ बोल रहा हूँ। Go one by one. Go ahead, Vishali ji, please ask. राम सिंह बराड़ बोल रहा हूँ रणदीप जी। Sir, I'll come to you in 1 minute only. सर, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि अभी 16 मई को ही जो प्रेस नोट जारी हुआ है डेप्यूटी सीएम की तरफ से कि एक अल्ट्रा मॉडर्न जॉब पोर्टल की शुरुआत होने जा रही है जिसमें हर कैटेगरी की नौकरियां जो हैं वो दी जा रही हैं और बहुत जल्द जो प्रदेश के युवाओं की नौकरी की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि जो आप आरोप लगा रहे हैं कि नौकरी दी जाए, उन्होंने तो ऑलरेडी उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। वैशाली जी, इससे क्रूर मजाक और बड़ा जुमला कोई हो ही नहीं सकता। हरियाणा के युवाओं के साथ ये एक भद्दा और क्रूर मजाक है जो खट्टर सरकार, उनके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कर रहे हैं। जो मैंने कहा वो मुजवानी जमा खर्च नहीं, 5.5 साल से ये पदों की मैंने डिटेल निकाली हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से। मैं बाकायदा आपको भेज रहा हूं कब एडवर्टाइजमेंट निकली 2015 में, कब पेपर हुआ, 10 लाख बच्चों ने यहां अप्लाई किया। आप 5.5 वर्षों से 10 लाख बच्चों के भविष्य को अधर में लटकाए हैं, उसका जवाब तो दे दीजिए। इनका परिणाम गरीबों का तो निकाल दीजिए, इन्हें तो नौकरी दे दीजिए। मैंने आपको टीजीटी संस्कृत अध्यापकों की 550 के करीब जो है 523, 2.5 साल से उनका परिणाम निकलने के बाद खट्टर साहब ने नियुक्ति पत्र नहीं दिया। 1500 कर्मचारी मैंने विभाग वाइज आपको बताए, उनको नौकरी से निकाल दिया। पोर्टल से नौकरी मिल जाएगी क्या? पोर्टल से नहीं नौकरी मिलेगी। ये सारे कागजात मेरे नहीं है, ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का सबूत है जो मैं जारी कर रहा हूं। तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पोर्टल बनाकर हरियाणा के युवाओं को बेवकूफ बनाने की बजाय एक श्वेत पत्र जारी कर ये बताएं कितने लाख पद खाली हैं, कितने दिन में भरेंगे, जो नौकरियां लंबित हैं उनको 30 दिन में नियुक्ति पत्र दें, जिनका परिणाम निकल चुका उन्हें 15 दिन में नियुक्ति पत्र दें और बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली हो। बराड़ साहब, धन्यवाद। नमस्कार रणदीप जी, मेरे 2 छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो जो जैसे आपने बताया कि जो लोग नौकरी पे लगे हुए थे उनको निकाला जा रहा है और प्राइवेट सेक्टर को कहा जा रहा है कि किसी को ना निकाला जाए, और साथ में जिन लोगों ने 5-5, 4-4, 3-3 साल से फार्म भरे हुए थे उनको लगाया नहीं जा रहा है, या नौकरियां भी उनको दे दी तो भी उनको ज्वाइन नहीं करवाया जा रहा। इसी के साथ में एक जोड़ना चाहूंगा
कि हर रोज ये सामने आती है जानकारी कि कुछ जो चहेते लोग हैं या अफसर हैं वो जब रिटायर हो जाते हैं तो उनको रिटायरमेंट के बाद भी किसी को पीए के तौर पे रखा जा रहा है, किसी को वापस किसी पे रखा जा रहा है। कोई जैसे टूरिज्म की बात की तो वहां पर भी 1-1 लाख रुपए में आदमियों को रखा जा रहा है। तो जो रिटायर हो गए उनको तो रखा जा रहा है और इनको नहीं रखा जा रहा। क्या आप इसमें भी श्वेत पत्र जारी करने की मांग करेंगे कि सरकार ने कितने लोगों को अब तक वापस रिटायर होने के बाद रखा? और दूसरी घटना जो है, कल मैंने एक यमुनानगर में जो लाठीचार्ज हो रहा था, उनको बुरी तरह से, टूटी चप्पलें थी उनके, कुछ पैरों में नहीं था, बुरी तरह से पीटा जा रहा था। और एक सुबह आज पिक्चर देखी कि 5-6 साल की बच्ची लटकी हुई है और उसके माँ बाप लटके हुए हैं। मतलब वो थोड़ा सा उनका सामान पास पड़ा हुआ है वापस गांव जाने के लिए जैसे तैयारी में, और रास्ते में उन्होंने अपना सुसाइड कर लिया। ये घटनाओं ने बहुत ज्यादा विचलित किया है। तो इस सारी ये जो घटनाएं हो रही हैं, इसको लेके आप सरकार के और उसकी क्या जिम्मेवारी है? खट्टर सरकार को अगर मैं 4 शब्दों में कहूं तो यह है अंधेर नगरी चौपट राजा। ये खट्टर सरकार के ऊपर कहावत लागू होती है। खट्टर सरकार और मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी क्या हरियाणा को बताएंगे कि उन्होंने कितने लोगों को नौकरी पर रखा है। टूरिज्म कॉरपोरेशन में एक रिटायर हुए जनरल मैनेजर को तो आप 1 लाख रुपए की नौकरी पर रख रहे हैं, पर आप 340 कच्चे कर्मचारियों को जो 10 से 15 हजार रुपया की नौकरी पर हैं, उनको धक्के मारकर, पेट पर लात मारकर उनकी नौकरियां बर्खास्त कर रहे हैं। यह किस प्रकार का जुल्म है? खट्टर साहब को श्वेत पत्र में यह भी शामिल करना चाहिए कि उन्होंने हरियाणा के बाहर से लाकर और हरियाणा के अंदर से कितने रिटायर्ड कर्मचारियों और बाबुओं को कितने करोड़ रुपए महीने पर दोबारा से हरियाणा के खजाने का पैसा लुटाकर नौकरी पर रखा है। एक तरफ हरियाणा की भर्ती हुए बच्चों के लिए नौकरियां नहीं, 5.5 साल खट्टर साहब अगर किसी का बेटा या बेटी अपनी नौकरी के नतीजे का, परिणाम का इंतजार करता रहे तो उस मां और बाप के मन पर क्या गुजर रही होगी, या वो बेटा और बेटी अब किस प्रकार की जिंदगी जी रहा होगा जिसे 5.5 वर्ष हो गए नौकरी अप्लाई किए, आपने नतीजा भी नहीं निकाला और अब आप उस पद को ही खत्म करने जा रहे हैं। 2.5 साल पहले जिन बच्चों की सिलेक्शन हुई, सिलेक्शन होने के बाद जिनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया, उसके माँ बाप, परिवार और उस बेटा बेटी पर क्या गुजर रही होगी। काश खट्टर साहब आप उन बच्चों की पीड़ा को, परिवार की पीड़ा को समझ पाते। और बराड़ साहब, ये सरकार इतनी निर्दय और पूर्ण और निर्मम है, ये सरकार इतनी बेरुखी से व्यवहार करती है कि मच्छर मक्खी की तरह पानीपत में प्रवासी मजदूरों पर डीडीटी का मुंह पर छिड़काव करवाती है, यमुनानगर में उनको लाठियों से दौड़ा दौड़ा कर पीटती है और आत्महत्या के रास्ते पर जाने को मजबूर करती है। और जब इस प्रदेश और देश का मजदूर, गरीब साधारण व्यक्ति आत्महत्या की ड्योढ़ी पर चढ़ जाता है तो इन्हें उसे वो ड्रामेबाजी नजर आती है। खट्टर साहब एक बात जान ले, ये जनता है, इसके दरबार में न्याय अवश्य होता है और अहंकार जितना ज्यादा हो, जुल्म जितना ज्यादा हो, निर्ममता जितनी ज्यादा हो, निर्दयता जितनी ज्यादा हो, उतनी ही बड़ी सजा जनता अवश्य देगी, ऐसा हमें विश्वास है। बलवंत तक्षक जी नमस्कार रणदीप जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, नमस्कार। रणदीप जी, मैं ये आपने जो लिस्ट बताई है कि रिजल्ट निकलने के बावजूद उनको नियुक्तियां नहीं दी जा रही है, आपके पास पूरे आंकड़ा आ गया है, लेकिन इसके पीछे की क्या कहानी है जो सरकार उनको नियुक्तियां नहीं देना चाहती, ये हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहते हैं कि इसकी क्या वजह रही है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर की बेरुखी और खट्टर सरकार की निर्ममता, इसके पीछे कारण है युवाओं को धक्के देकर दर दर की ठोकरें खिलाने का। अगर नौकरियों की आवश्यकता थी तो ही खट्टर साहब 2015 में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में
आपकी सरकार ने रिक्विजिशन भेजकर नौकरियां निकाली थी। 2016, 15 और 17 में इम्तिहान भी हो गया। अब हम मई 2020 में हैं। उस बेटा और बेटी की व्यथा और पीड़ा को क्या आपने कभी सोचा? जो 5.5 साल से टकटकी लगाए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के मुंह की तरफ देख रहा है कि नतीजा आएगा, परिणाम आएगा और शायद उसको सरकार में सेवा करने का मौका मिल पाए। उनमें से कितने बच्चे हैं जो ओवर एज हो गए होंगे? कितने बच्चे हैं जो विवाहित होंगे या उनका विवाह इन 5.5 वर्षों में हो गया होगा? कितने ऐसे युवा और युवती हैं जो शायद माँ या पिता बन गए होंगे? ऐसे में वो अपने परिवार का पेट पालें कैसे? उनको धक्के दिलवाने, उनको सड़क पर डालकर करनाल की जीटी रोड पर पीटने, हमारी बेटियों को धक्के मारकर पुलिस की जेल की सलाखों के पीछे डालने के अलावा 5.5 वर्ष में आपने किया क्या है? और इसलिए समय आ गया है। हरियाणा का युवा एक श्वेत पत्र मांगता है, एक व्हाइट पेपर मांगता है। कितनी सरकारी नौकरियां 5.5 साल में दी? कितने लाख पद खाली हैं? अगले 6 महीने में आप क्या वायदा करते हैं खट्टर साहब के इन पदों को भरेंगे? और क्या हरियाणा के युवाओं के भविष्य पर ग्रहण लगाना और उसे अंधकार में करना, इससे आप बाज आएंगे? नहीं तो नगरी चौपट राजा वाली कहावत आपकी सरकार पर चरितार्थ साबित होती है। धन्यवाद। रणदीप जी, अभी आपने मुद्दा उठाया प्रवासी मजदूरों को पीटने का, या जिस तरीके से यहाँ पर हुआ, और राहुल गांधी जी ने, हम लोगों ने देखा दिल्ली में प्रवासी मजदूरों का हालचाल जानने सड़क पर गए, भले ही भाजपा ने जो भी टिप्पणी की हो। लेकिन कांग्रेस शासित प्रदेश के जो मुख्यमंत्री इन प्रवासी मजदूरों को, उस राज्य की जो अधिकारी हैं, वो इन प्रवासी मजदूरों को नदी के रास्ते हरियाणा में भेजते हैं, खेतों के रास्ते कहते हुए नजर आते हैं कि आप हरियाणा में। आपकी आवाज कट गई, पर मैं आपको एक बात कह चले जाइए, बात है यहाँ करनी चाहिए। आपकी आवाज फिर कट गई है, पर मैं आपके सवाल का सार समझ आपको लगता है कि इस बारे में आपको अपने मुख्यमंत्री से भी बात करनी चाहिए कि वो प्रवासी मजदूरों का इस तरीके से जो उनको भेजा जा रहा है ट्रकों में भर भर कर, सर, जहां 10 बंदों के बैठने की जगह ना हो, वहां 40 लोगों को भर के भेजा जा रहा है, और लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि पंजाब पुलिस उनको बिठा के भेज रही है। आदरणीय मित्र, पंजाब की कांग्रेस की सरकार ने 790 रुपया हर प्रवासी मजदूर का ट्रेन के लिए जमा करवाया हुआ है। और जहां तक मुझे जानकारी है, अभी तक जो 40 और 50 ट्रेन मिली, उसका सारा पैसा हमने जमा करवा दिया। मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं कि श्री पीयूष गोयल, उनका रेल मंत्रालय और मोदी सरकार जानबूझकर प्रवासी मजदूरों के साथ भेदभाव कर रही है, और कांग्रेस की सरकारें वो पैसा ना दें या कांग्रेस पार्टी के लोग वो पैसा ना दें और प्रवासी मजदूर सुरक्षित तौर से घर वापस न जाएं, इसका षड्यंत्र भाजपा कर रही है। मैं आज आपके ये जिम्मेवारी से कहता हूं, पूरी बात सुन लें कृपया जी। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, आप जिम्मेवारी लें। मैं आपको इस बात के लिए आर्बिट्रेटर नियुक्त करता हूं कांग्रेस पार्टी की ओर से। आप जिम्मेवारी लेकर पीयूष गोयल जी से ट्रेन्स दिलवाएं। सारी ट्रेन्स का पैसा जमा करवाने की जिम्मेवारी हमारी है। 42 लाख रुपया हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी हमने जमा करवाया है। करोड़ों रुपया हमने हर जगह चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर्स को जमा करवाया है। सारा विवाद छोड़ दीजिए, आप जिम्मेवारी लें कि भाजपा से आप ट्रेन लेकर देंगे पंजाब में। हर व्यक्ति का किराया देने की जिम्मेवारी पंजाब की कांग्रेस सरकार की ओर से मैं लेता हूं। सर यशवीर का जी नमस्कार रणदीप जी। सर रणदीप जी, गौरव जी प्लीज आप कम बैक इन सेकंड राउंड, लेट यशवीर जी आल्सो। जी जी प्लीज। जी नमस्कार रणदीप जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो पुलिस वाले इन प्रवासी मजदूरों के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं, क्या हरियाणा सरकार को जांच नहीं करानी चाहिए कि ये किसके इशारे पे हो रहा है, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए सरकार को? जी बिल्कुल यशवीर भाई, ये चारे पर ही उनके हो रहा है। जो
सत्ता के सबसे बड़े पदों पर आसीन हैं, क्योंकि आप खूबसूरत कॉलम में खूबसूरत शायरी लिखते हैं, इसलिए मैं 2 लाइन में खट्टर साहब को ये कहूंगा मजदूरों की ओर से, मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है। यानी यहां तो जज ही कत्ल करने वाला है। पुलिस किसी पर लाठीचार्ज नहीं करती। पुलिस लाठीचार्ज करती है जब चंडीगढ़ से हुक्म आता है। चंडीगढ़ से हुक्म आया है कि प्रवासी मजदूरों को खदेड़ दो। हवाई चप्पल वालों को, जिन्हें हवाई जहाज का सफर करवाना था, हवाई जहाज का सफर करवाने की बजाय उनको किसी प्रकार से धक्के मारकर प्रदेश से निकालो। एक बात बताइए, पानीपत में प्रवासी मजदूरों को बिठाकर डीडीटी की मशीन जो मच्छर और मक्खी मारने के लिए इस्तेमाल होती है, वो उनके मुंह पर चलाई गई। उसका मंजर आपने देखा, वो पिक्चर हमने भी लगाई थी। क्या मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने इसका कोई जवाब दिया? क्या मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने, खट्टर जी ने इस बात का जवाब दिया कि यमुनानगर में लाठीचार्ज क्यों हुआ? क्या मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने किसी को आज तक सजा दी? तो इससे ये साफ नहीं कि पुलिस नहीं कर रही, ये सब खट्टर साहब के इशारे पर हो रहा है। सर पवन जी, जनता न्यूज। पवन जी पूछिए। नमस्कार सर, जनता टीवी। नमस्कार सर। नमस्कार पवन जी। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, हरियाणा की भाजपा सरकार जो पहले 5 साल में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में थी, उन्हीं के आंकड़े हैं कि हमने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से 80,000 से भी ज्यादा युवाओं को प्रदेश में रोजगार दिया है। अब आप ये कह रहे हैं कि पिछले 5 साल की कई भर्तियां जो हैं वो पेंडिंग है, प्रोसेस में है, उनके रिजल्ट जारी नहीं हो रहे, जिनके रिजल्ट जारी हो गए उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। कोई आंकड़ा है क्या रणदीप जी आपके पास कि हरियाणा में बेरोजगारी की दर इस वक्त क्या है? हरियाणा में बेरोजगारी का आंकड़ा इस वक्त किस जगह पर पहुंच गया है और बेरोजगारी की दर में हरियाणा किस नंबर पर है पूरे देश भर में, अगर कोई आंकड़ा हो तो सर? जी, सबसे ज्यादा चिंता का विषय ये है कि कोरोना महामारी से पहले भी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, CMIE, जो ये लगातार बेरोजगारी के आंकड़े जारी करते हैं, उनके मुताबिक हरियाणा में बेरोजगारी 22% थी और हरियाणा शायद देश में पहले पायदान पर बेरोजगारी के मामले में था। जो ताजे आंकड़े सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी ने जारी किए हैं, उसमें अब देश में बेरोजगारी की दर 6% से बढ़कर 27% हो गई है और हरियाणा में ये 50% पार कर चुकी है। ऐसा शायद ही दुनिया में कोई प्रदेश होगा जहां बेरोजगारी की दर 50% होगी, वो हरियाणा प्रदेश है। और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उन बेरोजगार नौजवानों को जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वेब पोर्टल का लॉलीपॉप थमा रहे हैं। इससे ज्यादा निर्मम व्यवहार क्या हो सकता है? धन्यवाद। राकेश गुप्ता जी, जी प्लीज। नमस्कार राकेश जी। नमस्कार भाई साहब, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप सुरक्षित हैं? ये जो पंगा चल रहा है, जिस तरह से यमुनानगर में लाठीचार्ज हुआ और ये फॉगिंग हो रही है, और ये भी देखने में आ रहा है जहाँ पे मजदूर जाना चाह रहे हैं ना तो वहाँ बैठने की व्यवस्था है समुचित, ना वहाँ टेंटिंग है, अब तो पूरी गर्मी है। तो ऐसे में क्योंकि ये लगातार जारी है, कोई कांग्रेस पार्टी राज्यपाल या राष्ट्रपति को कोई ज्ञापन देगा या कोई किसी तरह से कोर्ट में अगर कुछ हो सकता है तो कांग्रेस का कोई विचार है ऐसा करने का? राकेश जी, कांग्रेस ने सबसे सार्थक काम किया है। कांग्रेस की अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी ने कांग्रेस पार्टी की ओर से 42 लाख रुपया की पहली किश्त खट्टर साहब के पास जमा करवा दी, ताकि हमारे प्रवासी मजदूर भाइयों और बहनों के लिए श्रमिक ट्रेनों की व्यवस्था हो सके। आज खट्टर साहब से ये सवाल अवश्य पूछिएगा जब वो 5 या 6 बजे पत्रकार वार्ता करेंगे कि उन्होंने कितनी श्रमिक ट्रेन अरेंज की है, क्या खट्टर साहब उनका पैसा देंगे, और अगर सरकार नहीं देगी तो हम और पैसा भी देने को तैयार हैं। एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता से पैसा एकत्रित करेंगे और सारा पैसा खट्टर साहब को देंगे, ताकि एक एक हमारा श्रमिक मजदूर भाई बहन सुरक्षित तौर से श्रमिक ट्रेन के माध्यम से घर वापस जा पाए।
बजाय किसी और बात के सबसे पहले जवाब तो खट्टर साहब इसी बात का दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, क्या वो जिम्मेवारी चिन्हित करेंगे? क्या अगर कोई उनके मंत्रिमंडल को बिठाकर डीडीटी की मशीन से उनके मंत्रिमंडल के ऊपर छिड़काव करता, डीडीटी का धुआं उनके मंत्रिमंडल के मुंह पर छोड़ता, तो खट्टर साहब आपको कैसा लगता? क्या आप ऐसे व्यक्ति को जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेज देते? क्या अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उतनी ही बेरहमी से पीटता जैसे आपने यमुनानगर में प्रवासी मजदूरों को पिटवाया, तो क्या आप जिम्मेवारी निर्धारित नहीं करते? क्या आप अगर भाजपा परिवार के लोगों को कोई दौड़ा कर ऐसे ही पीटता और उनका सामान, कपड़े, चप्पल इसी प्रकार से छूट जाते, तो क्या आप कार्रवाई नहीं करते? तो खट्टर साहब, क्या ये मजदूर, क्या ये गरीब, क्या ये श्रमिक, क्या ये कामगार आपके परिवार का हिस्सा नहीं, क्योंकि आप तो हरियाणा के मुखिया हैं? इसका जवाब तो आपको हरियाणा की जनता को देकर खुद आपकी स्वयं की जिम्मेवारी सुनिश्चित करनी ही पड़ेगी। धन्यवाद। अगर आपकी अनुमति हो तो आप वाइंड अप कर लें। सर इंग्लिश के लिए भी थोड़ा संजय जी वगैरह भी साथ में टाइम संजय जी प्लीज पूछिए, फील फ्री टू आस्क। संजय भाई डिस्कनेक्ट हो गया सर। सर इंग्लिश में भी बोल देते, बरतेज जी वगैरह ट्रिब्यून से, इंडियन एक्सप्रेस से। बरतेज जी को मैं देख पा रहा हूं। बरतेज जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। सर ये आप बता रहे थे कि सर आप बता रहे थे ना कि कितने कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज फायर किए हैं। सर वो कहाँ से इंफॉर्मेशन का क्या सोर्स है सर? मतलब खट्टर गवर्नमेंट has eclipsed the future of youth in Haryana. The inhumane as also the complete ignorance and apathy towards the future of Haryana's youth on part of Khattar government has made it the entire youth government of Haryana. We have put out figures now that for last 5.5 years, over 10 lakh youth are awaiting results of different posts to which they all applied. So the future of 10 lakh youth has been jeopardized by Chief Minister Shri Manohar Lal Khattar and his government, and I have given out 9 categories and 1,538 posts. Exams which were all advertised in 2015, exams were held in 2015, 16 and 17, yet neither have the results been declared nor the appointments offered. On the contrary, now the Haryana Staff Selection Commission seeks to completely abolish these posts or to start the process afresh in a wholly arbitrary fashion. Secondly, even for the post where results were declared, like the TGT Sanskrit 523 posts, where 523 including 400 girls were selected, they got selection in March, April 2017. In fact, the date is right here. They were selected on 23rd February 2017. Yet between 23rd February 2017 to 18th May 2020, for over a period of 3 years, they have not got an appointment letter and they have been running pillar to post. Thirdly, over 1,500 employees, and I've given data department wise, have been terminated, people who have been working on ad hoc, outsource or daily wage basis. This is the data that I could collate department wise. The actual number of termination is much, much larger. And we haven't seen at all any final conclusion vis-a-vis investigation into the copying mafia as also the paper leak mafia.
that has its roots deeply embedded inside the government. And that's why dozens and dozens of papers, right from Board of School Education Haryana to Haryana Staff Selection Commission, have all been leaked, but no one has been punished. So we are demanding a white paper on part of to be issued by the Chief Minister, Shri Manohar Lal Khattar, and point out when will he and his government take concrete steps to protect the future of Haryana's youth. Thank you. वाइंड अप कर रहे हैं आपकी अनुमति से, और बहुत जल्द एक और नया मुद्दा हम इसी प्रकार से आपके बीच में लेकर उपस्थित होंगे। आप सब हमसे जुड़े, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये सारे कागजात और प्रेस रिलीज। रणदीप जी, एक सवाल मैंने पूछना था इससे रिलेटेड। जी प्लीज, लेट दैट बी द लास्ट क्वेश्चन। यस सर। रणदीप जी, जैसे हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन का आपने सारी चीजें बताई, इनके अब चेयरमैन साहब का कार्यकाल पूरा होने की कगार पे है, क्योंकि सरकार ज्वाइंट वेंचर में चल रही है, सारी परिस्थितियां कुछ और हैं, तो क्या इन परिस्थितियों में जो बच्चों के रिजल्ट पेंडिंग है, चेयरमैन की नियुक्ति ना नियुक्ति दोनों स्थितियों में जो है, अगर इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं होती है जो अब है कुर्सी पर भारती जी, तो क्या कोई फर्क पड़ता है? धनी साहब, खट्टर साहब ने चेयरमैन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो उनके मित्र भी हैं, उन पर तो असीम कृपा रखी है। मुझे जहां तक जानकारी है, उनका टेन्योर 2023 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। आपको याद होगा, एक ऑडियो आया था पेहवा में, जिसमें उनके ऊपर इल्जाम लगा था, जिसकी कभी जांच नहीं हुई, कि 60 या 70 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी उनके नाम से किसी नगर पालिका में नियुक्ति के बारे, चेयरमैन या किसी इस प्रकार की नियुक्ति के बारे। और जिस चेयरमैन के नाक के नीचे दर्जनों पेपर लीक हो गए हों, क्या उन्हें एक दिन भी पद पर बने रहने का अधिकार है? पर ऐसे लोगों की जांच होने की बजाय खट्टर साहब ने तो उनकी एक्सटेंशन कर दी। अब ऐसे में सरकार पर विश्वास कौन करे? पर्ची और खर्ची दोनों खत्म करने वाली सरकार ने नंगा नाच किया है हरियाणा में पर्ची और खर्ची का। एक तरफ नकल माफिया हावी है, दूसरी तरफ पेपर लीक माफिया हावी है। पर बताएं कि 5.5 साल में एक एफआईआर जो पंचकुला में दर्ज हुई एचएसएससी से लेकर या चंडीगढ़ में दर्ज हुई हो, उनमें से किसी की जांच होकर कोई निष्कर्ष या नतीजा मिला, किसी दोषी को सजा मिली? अगर जवाब नहीं में है तो साफ है कि पूरी दाल काली है। धन्यवाद आप सबका, फिर शुक्रिया, बहुत बहुत प्रणाम, और हम दोबारा एक और प्रदेश के मुद्दे को लेकर जल्द आपके बीच में उपस्थित होंगे। नमस्कार।